हेलो गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज हम आपका जो जगत चल रहा था प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा वो फिनिश हो गया है। उसी क्रम में आज हम दूसरा जगत यानी किंगडम फंजाई जगत कवक के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ेंगे आज कि कवक जगत के क्या लक्षण होते हैं और किनको कवक जगत में रखा गया है। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित है। देखिए, किंगडम यानी जगत, कवक या फंजाई, ठीक है। तो फंजाई लिखा है FUNGI, फंजाई नामक शब्द वास्तव में लैटिन भाषा के शब्द फंगस का बहुवचन है। यानी जो क्योंकि हमारी विज्ञान में लैटिन भाषा के बहुत सारे शब्द जो है संशोधित होकर के आते हैं। तो जो यहाँ पर आपका फंगस है, यह भी बहुवचन शब्द है, लैटिन भाषा से आया हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मशरूम। आप सभी लोग जानते होंगे मशरूम। तो कवक में सबसे अच्छा उदाहरण आपका मशरूम है, ठीक है। कवक का अगर आपसे उदाहरण पूछता है तो आप मशरूम बताओगे। और एक क्वेश्चन बनता है, मशरूम को जो है शाकाहारी मांस भी कहा जाता है, यानी इसको शाकाहारी मांस, वेजिटेरियन मांस बोला जाता है मशरूम को। और ये कवक है। आपने देखा होगा सामान्यतः बरसात के मौसम में हमारे अचार वगैरह पे फफूंद जैसी दिखाई देती है, वो हमारे कवक का ही एक रूप होता है। फफूंद, उसे हम कवक ही कहते हैं। तो फंजाई फ्यूंजी नामक जो शब्द है, ये वास्तव में लैटिन भाषा के शब्द फंगस यानी FUNGUS फंगस का बहुवचन है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मशरूम। तो मशरूम जो है, कवक जो है, अच्छा उदाहरण है कवक का मशरूम। देखिए, एक वैज्ञानिक थे एलेक्सोपोलिस तथा मिम्स के अनुसार इन्होंने कवक को डिफाइन किया है कि इस प्रकार से कवक होता है, वैसे इसकी आकार की, कार्य की और पर्णहरिम की अनुपस्थिति और कई प्रकार के इसमें जैसे जनन और इसके बीजाणु वातावरण में उपस्थित होते हैं, इन सब के आधार पर जो है इनमें उनको कवक नाम दिया गया। क्योंकि ये वितरण के आधार पर जल थल वायु, यानी इनकी उपलब्धि कहाँ होगी, यानी मिलते कहाँ हैं, तो जल थल वायु यानी सभी जगह आपको ये बीजाणु के रूप में उपस्थित मिलेंगे, स्पोर्स के रूप में उपस्थित मिलेंगे। तो देखिए, इनके अनुसार, ये वैज्ञानिक के अनुसार कवक क्या है। यूकैरियोटिक बीजाणुधारक पर्णहरिम हरित एक कोशिकी अथवा तंतुमय संरचनाएं जो कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक प्रकार से जनन कर सकें और ये काइटिन युक्त सेलुलोज से बनी कोशाभित्ति से घिरी हों, कवक कहलाती हैं। पर्णहरिम हरित नहीं होगा, यहाँ पर पर्णहरिम रहित होगा, क्योंकि इनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है, ठीक है। पर्णहरिम रहित, ओके। इसके बाद आप देखते हैं यूकैरियोटिक बीजाणुधारक पर्णहरिम रहित एक कोशिकीय अथवा तंतुमय संरचनाएं हैं, तंतुओं जैसी बनी होती हैं, यानी लाइक थ्रेड जैसी संरचनाएं हैं, जो कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक यानी सभी प्रकार से इनमें जनन होता है। और इनकी जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है, यानी कोशाभित्ति सेलुलोज, काइटिन युक्त सेलुलोज यानी काइटिन मटेरियल और सेलुलोज के साथ बनती है। तो इनको कवक की श्रेणी में रखा गया है। तो इसके बाद कवक के जो लक्षण हैं, इन लक्षणों से अच्छे से ज्ञात हो जाएगा। कवक प्रायः शाखित, तंतुमय व नलिकीय होते हैं, यानी जो कवक का शारीरिक ढांचा है, शारीरिकी जो है कवक की, वो तंतुमय यानी लाइक थ्रेड या धागे जैसे, और कभी कभी नलिकी यानी ट्यूबुलर जैसे, ट्यूब जैसे, नली के जैसे होते हैं। इसके बाद तंतुमय संरचनाओं की कोशाभित्ति सामान्यतः काइटिन से बनी होती है। ये ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि काइटिन युक्त सेलुलोज से
तो जो इनकी संरचनाएं हैं यानी लाइक थ्रेड जैसी जो संरचनाएं हैं वो काइटिन यानी उनकी जो कोशाभित्ति है, क्योंकि सभी संरचनाओं का निर्माण कोशिकाओं से ही होता है। आपको पता है कई सारी कोशिकाएं मिलकर के किसी जीवधारी का जो है शारीरिक संगठन का निर्माण करती है, या कोशिकाओं के द्वारा ही किसी जीव का शारीरिक संगठन होता है। तो शारीरिक संगठन होने में कोशिकाएं भाग लेती हैं। तो जो तंतुमय संरचनाएं हैं थ्रेड जैसी, धागे जैसी, उन तंतुमय संरचनाओं में उपस्थित कोशिकाओं की कोशाभित्ति जो है काइटिन से बनी होती है। आगे कवक कोशिका में संगठित सत्य केंद्रक पाया जाता है, यानी जो कवक कोशिकाएं हैं उनमें संगठित केंद्रक उपस्थित होता है और वह भी सत्य केंद्रक उपस्थित होता है। आगे इनमें पर्णहरिम अनुपस्थित होने के कारण ये विषमपोषी अवशोषी होते हैं। पर्णहरिम नहीं होता है, यहाँ भी लिखा है पर्णहरिम रहित, यानी कि पर्णहरिम ना होने के कारण ये दूसरों के बनाए गए भोजन पर आश्रित होते हैं। तो जो दूसरे की भोजन यानी दूसरों के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करता है विषमपोषी कहलाता है। अवशोषी, विषमपोषी अवशोषी, अवशोषी का मतलब है दूसरे जीव से अपने भोजन का अवशोषण करते हैं, क्योंकि पर्णहरिम नहीं होता है जिसके कारण अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर पाते हैं। तो क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं और वो भी अवशोषित करते हैं भोजन को। और विषमपोषी होते हैं, यानी पोषण जो है दूसरों से प्राप्त करते हैं। दूसरों से प्राप्त करने वाले जीव वही होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पर जो आपका फंजाई कवक है, फंजाई कवक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मशरूम जो है इसमें पर्णहरिम नहीं होता है और पर्णहरिम ना होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, उसके लिए ये विषमपोषी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। जनन मुख्यतः बीजाणुओं द्वारा होता है, यानी आपको बताया था कि जो फंजाई कवक के जीव होते हैं ये जल थल वायु हर जगह वितरित होते हैं, क्योंकि ये स्पोर्स के रूप में उपस्थित होते हैं, बीजाणुओं के रूप में उपस्थित होते हैं। और अनुकूल परिस्थितियों में जब इनको परिस्थितियां अनुकूल मिलती हैं तब ये अपने को जो है विकसित कर लेते हैं, यानी इनको विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। और वैसे तो ये हर जगह हर वातावरण में यानी जल थल वायु सभी जगह बीजाणु के रूप में उपस्थित होते हैं, स्पोर्स के रूप में होते हैं। इसीलिए इनमें जो जनन है वो लैंगिक भी यानी सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल अलैंगिक दोनों टाइप से होता है, बट मुख्यतः सबसे ज़्यादा जो जनन है वो स्पोर्स द्वारा बीजाणुओं द्वारा होता है। इसी के साथ आज का जो वीडियो था आपका कवक फंजाई, बहुत थोड़ी सी जानकारी थी, बेसिक जानकारी, और इतने में ही हमारा कवक समझ में आ गया है। और इसके बाद इसके आगे का पाठ्यक्रम करेंगे, तो आप इसको अपनी फेयर कॉपी पे अच्छे से लिखना और समझना।